दोस्तों नमस्कार। हिंदुस्तान में एक बुद्धिजीवी वर्ग ऐसा भी है जिसको लगता है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा समझ उन्हीं लोगों की है और भारत में जितना भी विकास हो रहा है उसमें सब में खामियां हैं। और ये लोग बार बार अलग अलग फोरम का इस्तेमाल करके ये जताने की कोशिश करते हैं कि भारत में जितनी भी तरक्की हुई है वो सब गलत है, उसका कोई मायने नहीं है जब तक ये लोग एंडोर्स ना करें कि हाँ भारत में तरक्की हो गई है। ऐसे देशद्रोही लोगों के लिए शायद सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम उसी की ही चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, चुनाव का माहौल है और आपको पता है कि एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी है और उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दे भी दिया है। याचिका है कि जिस तरह से ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल हो रहा है, ये देश की लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए उनकी ये मान्यता है कि साहब हमें पुराने जो बैलेट पेपर सिस्टम था उस पे चले जाना चाहिए और अगर आप ईवीएम का इस्तेमाल करते हैं तो आपको डिजिटल काउंटिंग पे भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको जो पेपर स्लिप मिलती है वोटिंग मशीन के साथ उसकी 100% काउंटिंग होनी चाहिए। मतलब कि आपको एक्चुअली दोबारा से बैलेट पेपर के सिस्टम को एडॉप्ट कर लेना चाहिए। ये मान्यता है हमारे देश के कुछ सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों की। और ये बुद्धिजीवी कोई रोड साइड बुद्धिजीवी नहीं है। इसमें आईएम के प्रोफेसर हैं, आईआईएम्स के। इसमें जाने माने कुछ पत्रकार हैं, इसमें कुछ जाने माने वकील हैं और कुछ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल एंड एक्सपर्ट्स भी हैं। तो इनको ये लगता है कि जब तक ये भारत में हो रहे बदलाव को एंडोर्स नहीं करेंगे तब तक भारत की तरक्की मान्य नहीं है। क्योंकि इन लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा सिस्टम में जब बदलाव होता है उससे होती रही। ये मुद्दा बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। ये पूरा जो जजमेंट आया है, ये 26 तारीख को जो जजमेंट आया है, ये 56 पेज का जजमेंट है और ये 2 जजेस की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में इसमें अपनी बात रखी है। और इंटरेस्टिंगली दोनों जजेस ने अपनी राय अलग अलग जजमेंट में दी है, लेकिन एक बात कॉमन है कि ईवीएम का अल्टरनेट नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुद्दा क्या था और उसके ऊपर कोर्ट का निर्णय क्या था। ये तो बहुत सिंपल है कि साहब ईवीएम की जरूरत नहीं है, बैलेट पेपर पे वापस आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया ऐसा नहीं होगा। जो चल रहा है वो देश के हित में है और आप इस तरह की बेहूदी जो डिमांड्स हैं वो आप कर नहीं सकते। और यहां तक कि कोर्ट ने बोल दिया कि हम चाहते तो आपकी पिटीशन पहले ही दिन ही रिजेक्ट कर सकते थे, क्योंकि इस मुद्दे पे 8 बार सुप्रीम कोर्ट अपने विचार व्यक्त कर चुका है, जजमेंट दे चुका है 8 बार। और आप जो पिटीशन लेके आए हो इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये मनगढ़ंत रिपोर्ट्स और सो कॉल्ड फेक एक्सपर्ट्स के व्यूज पे बनाई गई एक अनऑथराइज रिपोर्ट के आधार पे आपने ये देश का टाइम वेस्ट किया है, सुप्रीम कोर्ट का टाइम वेस्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सख्त लहजे में इस बात पे अपने विचार व्यक्त किए हैं। पूरा मुद्दा क्या है और क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसकी आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। इसीलिए आपसे निवेदन है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सो कॉल्ड इस इंटेलेक्चुअल ग्रुप को लताड़ा है, उनको अपनी जगह दिखाई है, उनको ये बताया है कि आप हिंदुस्तान में हो रहे बदलाव के खिलाफ जो मोर्चा खोले हुए हैं ये उचित नहीं है। इस सब को जानने के लिए इस वीडियो को जरूर अपने ग्रुप्स में शेयर करिए ताकि लोगों को पता रहे। कभी कभी हमें लगता है कि ये बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तो शायद ये हमेशा सही बात करेंगे, ऐसा नहीं। स्वार्थ हर जगह होता है। इनका हिडन एजेंडा क्या है हमें नहीं पता। शायद इनका हिडन एजेंडा यही है कि अगर सत्तारूढ़ दल जीतता है तो मतलब ईवीएम मशीन खराब है, अगर विपक्षी दल हारते हैं इसका मतलब ये गड़बड़ ईवीएम मशीन में हुई है, चाहे वहां पे एक भी ढंग का नेता ना हो जिसको जनता पसंद ना करती। अब सवाल इस बात का है तो इसमें क्योंकि आपके मनपसंद नेता चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं इसलिए चुनावी प्रक्रिया ही डिफेक्टिव है, ये आर्ग्यूमेंट कहां तक लॉजिकल है। इसीलिए इस वीडियो को शेयर करना जरूरी है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि इस तरह के महत्वपूर्ण मुद्दे
मैं आपके साथ चर्चा करता रहता हूं और बाकायदा फैक्ट्स के साथ में बात करता हूं। दोस्तों, एक रिट पिटीशन फाइल हुई थी नंबर 184 ऑफ 2024। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं हमेशा आपको रेफरेंस देता हूं ताकि कभी आपको ये ना लगे कि मैं कहां से और क्या कोट कर रहा हूं। यहां पे 3 मुद्दों को लेके एक याचिका दायर की गई कि एक तो बैलेट पेपर पे वापस जाया जाए और जो प्रिंटेड स्लिप निकलती है वोटर मशीन से वो वोटर को दी जाए ताकि वो एक बैलेट बॉक्स में डाले, और जब वो डाल दे, चुनाव प्रक्रिया खत्म हो जाए तो जैसे बैलेट पेपर काउंट होते थे, सारी की सारी 100% जो स्लिप्स हैं वो काउंट हो। कहने का मतलब ये है कि फिर आप बैलेट पेपर पे ही आ जाओ। फिर ये पूरा ईवीएम सिस्टम लगाने की जरूरत क्या है, ये डबल प्रोसेस करने की क्या जरूरत है? इसका कोई लॉजिक नहीं था। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, अगर बहुत डिटेल्ड मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात बहुत अच्छी है। अगर दोस्तों आपको ये समझना है कि ईवीएम सिस्टम को इलेक्शन कमीशन कैसे प्रोटेक्ट करता है, कैसे सर्टिफाई करता है, अगर आप उस पूरी प्रक्रिया को समझेंगे तो आपको निश्चित रूप से भरोसा हो जाएगा कि यहां गड़बड़ नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल हैं जो अपने आप को डोमेन एक्सपर्ट बोलते हैं। अब मजे की बात यह है दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं बनाती, ये भारत सरकार की 2 ही कंपनियां बनाती हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर आती है और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आती है। दोनों पीएसयूज हैं और वो डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन ही उनका एकमात्र क्लाइंट है। तो रिसर्च जो हुई है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से हुई है, और जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी पीएसयूज करती हैं। मतलब प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल नहीं, ना प्राइवेट सेक्टर से ये मशीनें कभी खरीदी गई या बनवाई गई। उसके बाद भी ये सो कॉल्ड डोमेन एक्सपर्ट्स कहां से पैदा हो गए? क्या इन्होंने वोटिंग मशीन्स कभी डिजाइन करी हैं? क्या मैन्युफैक्चरिंग में पार्टिसिपेट किया है? क्या इन्होंने उस पर कोई R&D या इनोवेशन करके इसको कहा है? ये कौन है सो कॉल्ड डोमेन एक्सपर्ट? इसकी जानकारी पिटिशनर्स ने नहीं बताई। लेकिन एक फर्जी रिपोर्ट जिसका कोई आधार नहीं है, उस रिपोर्ट के आधार पे ये केस फाइल किया गया। तो इस तरह की फैब्रिकेटेड रिपोर्ट्स में हमेशा आपको कहता रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे एनजीओज हैं जो पैसा लेके किसी भी एजेंडा पे कोई भी रिपोर्ट बना सकते हैं। ऐसे एनजीओज हिंदुस्तान में हैं, ऐसे एनजीओज पूरी दुनिया में हैं, और मल्टीनेशनल एनजीओज भी होंगे जो अपने मास्टर्स की, जिससे वो पैसा लेते हैं, उनके इशारे पे कोई रिपोर्ट बनाएं, वो जारी करें ताकि जो उनके प्रतिद्वंदी हैं उनको वो परेशान कर सकें, उनको बदनाम कर सकें। इस तरह के प्लांटेड रिपोर्ट्स बहुत कॉमन है दुनिया में। तो इसलिए जब भी आप कोई ऐसी रिपोर्ट्स देखते हो जो अनऑथराइज सोर्स से है, आप उस रिपोर्ट को पढ़िए और उसके क्रेडिबिलिटी जानने की कोशिश करिए। अगर आपको रिपोर्ट के पीछे के तथ्य सामने नहीं आते, उसके ऑथर कौन है, उनके बारे में पूरी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कहां से डेटा लिया, किसके कहने पर रिपोर्ट बनाई गई, अगर इसकी जानकारी नहीं है तो बेहतर है आप ऐसी रिपोर्ट्स को रिजेक्ट कर दीजिए, डस्टबिन में डाल दीजिए। उस पर टाइम वेस्ट करके ज्यादा इंटेलेक्चुअल कैपिटल वेस्ट करने की आपको जरूरत नहीं है। जब ये पूरी कार्रवाई चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, आज से पहले हम आपको बता देते हैं 8 बार केस आया है सुप्रीम कोर्ट में, 8 बार इस पे डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। पैराग्राफ नंबर 16 में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। उन्होंने ये कहा है, We could have dismissed the present writ petition by merely relying upon the past precedents and decision of this court, which in our view was clear and lucid, and as repeated challenges based on suspicious and doubt without any cogent material data are exertable and undesirable। मतलब आप बिना सिर पैर के ये पिटिशंस ला रहे हो, कोई आपके पास तथ्य नहीं है, हम आपकी ये पिटिशन पहले दिन ही रिजेक्ट कर देते। ये अधिकार हमारे पास है और हमें कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि 8 बार सुप्रीम कोर्ट इस पे जजमेंट दे चुका है। लेकिन ये हमने पिटीशन क्यों ली? सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया। उन्होंने कहा, हाउएवर we would like to put on record the procedure and safeguards adopted by ECI to ensure free and fair election and the integrity of electoral process. For this purpose, we shall refer to and take on record the features of EVMs. Lastly, we would
give two directions and take on record suggestions for consideration of the ECI। उनका जी ये जो बार बार तमाशा हो रहा है इसको हम बंद करना चाह रहे थे, इसीलिए हम ECI से पूरी जानकारी लेके अपने रिकॉर्ड में लगाएंगे ताकि जिसको भी कंफ्यूजन हो पहले वो पढ़ ले कि ECI किस तरह से इंश्योर करता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब आप ये कहेंगे साहब हम नहीं मानते, आप होते कौन हो? क्या आप भारत के संविधान द्वारा गठित इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ऊपर हो गए हो? आप किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो, आप एक एनजीओ दुकान चला रहे हो, आप बताओगे कि देश कैसे चलेगा और ECI कैसे चलेगा, और जो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजमेंट आए हैं हम उनको नहीं मानते और आपके पास कोई तथ्य भी नहीं है। किस आधार पे आप लोग देश का टाइम वेस्ट कर रहे हो? और इसका एकमात्र एजेंडा है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लगता है कि भारत में जो भी प्रोग्रेस हो रहा है उससे आपको खुशी नहीं हो रही, आप लोग भारत की प्रोग्रेस को डिमीन करना चाहते हो। तो दोस्तों सवाल इस बात का है कि ऐसे पढ़े लिखे लोग जिनको समाज ने सम्मान दिया, सब कुछ दिया, वो इस लेवल तक क्यों गिर जाते हैं? और अगर उनके पास वास्तव में कोई कंसर्न था, कोई इशू था, कोई एजेंडा था, कहीं कोई एविडेंस था, लेके तो आते, लेकिन वो नहीं करेंगे, वो सिर्फ तमाशा करेंगे। दो ही कारण है, एक तो उनकी एनजीओज की पब्लिसिटी हो जाए ताकि वो उनको बड़ा नाम मिल जाए, क्योंकि और तो वो कुछ कर नहीं पाए, तो सुप्रीम कोर्ट का फोरम यूज करके वो अपनी पब्लिसिटी स्टंट खेलना चाहते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो ये कि भारत में क्योंकि इस समय जो सरकार है वो उनको पसंद नहीं है, इसीलिए हर बार एक तमाशा करना जरूरी है। लेकिन ये अभी मैंने आपको बात कही वो थी संजीव खन्ना साहब जो जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, उनके ऑब्जर्वेशन। इसी जजमेंट में एक और जो दत्ता साहब थे, दीपांकर दत्ता जी, उन्होंने अपने व्यूज रखे हैं जजमेंट में और उन्होंने कुछ बातें बड़ी सही कही हैं। सही बिल का मतलब बिल्कुल तीखी बातें कही हैं कि जरा ऐसे इंटेलेक्चुअल्स को सोचना पड़ेगा। उन्होंने ये कहा कि देखिए आप जो एजेंडा लेके आए थे उसके पीछे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं था, कोई रीजन नहीं था, कोई लॉजिक नहीं था। The withdrawal was more an attempt to erase the impression the judges forming the bench were urged to form by Senior Counsel of Election Commission of India while arguing that Petitioners Association utter lack of bona fide is completely exposed here therewith। कहने का मतलब यह है कि आप जो अपने आप को यहाँ पे अफेक्टेड पार्टी के रूप में बताने आए हो, एक्चुअली आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई काम ही नहीं हुआ, ऐसा कोई एविडेंस आपने नहीं दिया जिसके कारण इस बात को कोई वेटेज दिया जाए। और बाद में आप आर्ग्यूमेंट्स के बीच में आपने अपनी डिमांड वापस ले ली बैलेट पेपर की, तो आप क्या यहाँ सिर्फ तमाशा करने आए थे? बगैर आधार के आप लोग आए, जजेस का टाइम वेस्ट करने आए, लॉजिक क्या था? ये बात को लेके कोर्ट काफी नाराज दिखा। I have no hesitation to accept the submission of a senior counsel of ECI that reverting to the paper ballot of the bygone era reveals the real intention of the petitioning association to discredit the system of voting through EVMs। मतलब इनका एकमात्र पर्पस ये था बार बार बैलेट पेपर की बात करने का कि जो EVMs हैं वो खराब है, इनका और कोई एजेंडा नहीं था, इनके पीछे कोई तथ्य नहीं था, कोई लॉजिक नहीं था। ये सिर्फ ये बताना चाह रहे थे कि भारत ने जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम की जो तरक्की करी है पूरी दुनिया में, जिसको एक रोल मॉडल की तरह माना जा रहा है, इससे ये खुश नहीं है। और उसका क्या हिडन एजेंडा है ये तो यही लोग जानते हैं। एंड देयर बाय डिरेलिंग द इलेक्टोरल प्रोसेस दैट इज अंडर वे बाय क्रिएटिंग अननेसेसरी डाउट्स इन द माइंड ऑफ इलेक्टोरेट, मतलब वोटर्स। ये जबरदस्ती का तमाशा है। चुनाव चल रहे हैं, इनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई आधार नहीं है, सिर्फ तमाशा करने के लिए इन्होंने कानून किया है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि इट इज इमीडिएट रिलेवेंस टू नोट दैट इन रीसेंट ईयर्स a trend has been fast developing of certain vested interest groups endeavoring to undermine the achievements and accomplishment of nation earned through the hard work and dedication of sincere workforce in India। मतलब जो भारत ने मेहनत करी, भारतीयों ने मेहनत करी, जो अचीवमेंट करी, ऐसे स्वार्थी देश विरोधी लोग हैं जिनका एजेंडा सिर्फ इसको डिस्क्रेडिट करने का है। और ये पिटीशन भी उन्हीं लोगों की मानसिकता का आउटकम है।
इससे ज्यादा तल्ख टिप्पणी और क्या हो सकती है दोस्तों। और ये सो कॉल्ड पिटिशनर सब इंटेलेक्चुअल है, इनको शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए कि आपने अपने स्टेचर को इतना गिरा दिया कि कोर्ट को ये वक्तव्य देने पड़े। There seems to be a concrete effort to discredit, diminish and weaken the progress of this great nation on every possible frontier. वही जो मैं आपसे कह रहा था कि ऐसे देश विरोधी दोस्तों लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। I have serious doubt as regard the bona fide of this petitioning association, जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल बोलते हैं, जिसमें IIMs के प्रोफेसर्स हैं, when it seeks a revision to the old order, irrespective of the fact in the past efforts of the petitioning association is being about electoral reform have borne fruit, the suggestion put forth appeared inexplicable. मतलब आपने पुराने अपनी एसोसिएशन बना के रिफॉर्म्स की बात करी होगी, अच्छी बात है, लेकिन इस तरह की पिटीशन फाइल करना, इसका कोई औचित्य समझ में नहीं आ रहा, क्या लॉजिक है? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। At the same time, one cannot be oblivious that in a society pledged to uphold the rule of law, none, howsoever high or low, is above the law. यहां सुप्रीम कोर्ट ने सबको अपनी औकात बता दी। आप छोटे हो या बड़े हो, आप कानून से ऊपर नहीं है, अपनी औकात समझिए। आपको लगता होगा कि आप इंटेलेक्चुअल हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से एफिलिएटेड हैं, आप बड़े कोई पुराने पत्रकार रहे होंगे, देश के बड़े वकील रहे होंगे, आप कुछ भी हो, कानून से ऊपर नहीं हो। आप अपनी लिमिट को पहचानिए, संविधान के हिसाब से काम करिए और देश के हित में सोचिए, ना कि अपने एजेंडा को पुश करिए। Everyone is subject to the law fully and completely, and authorities within the meaning of state in Article 12 of the Constitution are no exception. कोई भी कानून से और संविधान से ऊपर नहीं है। ये बात बहुत क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने कह दी। अच्छा, इस पे दो मुद्दों को लेके उन्होंने चर्चा करी कि किस आधार पे आप ये कह रहे हो कि ये पूरा इलेक्शन प्रोसेस और ईवीएम खराब है। द पिटिशनिंग एसोसिएशन हैज रिलाइड ऑन ए रिपोर्ट titled An Inquiry into India's Electoral System, Is the Indian EVM and VVPAT System Fit for Democratic Election, submitted by the Citizens Commission on Election. कौन था ये Citizens Commission on Election किसने बनाया, कौन लोग थे? To emphasize the vulnerability of the current electronic voting machine, the CCE report on a beer reading appears to be culmination of inputs given by डोमेन एक्सपर्ट्स। अब ये डोमेन एक्सपर्ट्स कौन है, कहां से आए, क्या एक्सपीरियंस इनको, क्या ये इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, क्या इन्होंने इलेक्शन का काम देखा है, क्या इन्होंने ईवीएम को डिजाइन किया है, क्या उनकी मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व रहे, कौन है ये आइडेंटिटी कुछ नहीं पता। फॉर वट एवर such report is worthy and through counsel claims that the efficacy of the voting system through EVM has been doubted, the CCE report itself concludes that no hacking of any EVM has been detected. अब आप समझ लीजिए, तमाशा करना है। जब इनको ये पूछा गया होगा ये रिपोर्ट में कि आप ये कह रहे हैं कि ईवीएम हैक हो सकती है, तो ये खुद लिखते हैं अपनी रिपोर्ट में मुश्किल है जी, हैकिंग नहीं हो सकती। तो फिर किस लिए इस रिपोर्ट को आधार बनाया? सिर्फ तमाशा करने के लिए। And what is observed is that there is no guarantee that EVM cannot be hacked. अब ये कह रहे हैं कि आज तक तो हुई नहीं साहब, भविष्य का पता नहीं। ये तमाशा जिसको कहते हैं ना कि प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, एक टर्म है आजकल अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में, प्रिकॉशनरी, हम सब कहीं भविष्य में हैक ना हो जाए, इसलिए हम आज से ही भारत में जो सिस्टम है उसको डिरेल करना चाहते हैं। इनको ये नहीं समझ में आता कि जिस तरह से बैलेट बॉक्सेस का मैनिपुलेशन होता था, फर्जी वोटिंग होती थी, बैलेट बॉक्स गायब हो जाते थे, इनको वो समझ में नहीं आया। इनको ईवीएम के बारे में ज्यादा जानकारी समझ में आ रही। Thus, in essence, captures the underlying weakness in the petitioners association entire case, in as much as the only ground for the relief sought lies in the apprehension and suspicion. मतलब आपको खुद ही लॉजिक नहीं पता जी, डर लग रहा है जी, ऐसा है कि कल को कुछ हो जाएगा। तो भैया आप कहना क्या चाह रहे हो कि अगर आपको देश पे भरोसा नहीं है, ईवीएम पे भरोसा नहीं है, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि पूरा देश
आपके जो मनगढ़ंत कहानियां उस पर भरोसा करे और जो स्टेब्लिश सिस्टम है उसको डिरेल कर दे। ये कोर्ट ने इनडायरेक्टली इन इंटेलेक्चुअल्स को बोला है। द पिटिशनिंग एसोसिएशन हैज आल्सो अटेम्प्टेड टू हाईलाइट ए पब्लिक ट्रस्ट डेफिसिट with respect to the current voting system by relying on a survey conducted by Center for Study of Developing Society, Lokniti, which concludes that majority of Indian population did not trust the EVMs. It is a private report and I find little reason to trust such report. मैंने जैसे पहले कहा, ये प्लांटेड रिपोर्ट है। भाई हमने तो लोगों से पूछा, जैसे केजरीवाल, जनता ने कहा है कि केजरीवाल जेल से सरकार चलाए, उसको रिजाइन नहीं करना चाहिए। जितने सर्वे केजरीवाल ने किए सब फर्जी थे। शराब नीति बहुत अच्छी है, हमारे को 14,700 मेल आई, सबने कहा बहुत अच्छी है, पता लगा वो सब फर्जी। 3 एड एजेंसीज को पैसा दे के वो 1400 मेल करवाए गए थे। तो ऐसे ही सर्वे हिंदुस्तान में बहुत होते हैं, केजरीवाल स्टाइल सर्वे बहुत होते हैं, ये लोक नीति भी उसी कैटेगरी। तो इस तरह के फर्जी रिपोर्ट्स के आधार पे अगर हम ईवीएम जैसे सिस्टम को, जिसकी क्रेडिबिलिटी कहीं पे भी क्वेश्चन नहीं, और मैं इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अगर आप इसके अंदर पढ़ें जजमेंट को, तो फर्स्ट हाफ ऑफ द जजमेंट में बहुत डिटेल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हम कैसे इंटीग्रिटी सुनिश्चित करते हैं। मैंने इस पूरे केस की एक एक लाइन कॉमा फुल स्टॉप पढ़ा है। मैं आपको कह सकता हूं कि इस जजमेंट को पढ़ने से पहले शायद मुझे ईवीएम पे उतना ट्रस्ट नहीं होगा जितना पहले से ज्यादा हो गया है। तो मुझे लगता है कि वी शुड बी रेस्ट एश्योर, भारत के नागरिक होने के नाते मेरा तो यही कहना होगा कि आप निश्चित रहिए, जब तक ईवीएम हिंदुस्तान में है टेम्परिंग नहीं हो सकता। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं 8 जजमेंट्स में माना है। तो कंक्लूडिंग में उन्होंने कहा है कि दस विदाउट एनी एविडेंस ऑफ मेलेस, आर्बिट्रेरीनेस, ब्रीच ऑफ लॉ और ए जेन्युइन थ्रेट टू द इन्वेजन ऑफ द राइट, the writ petition could have been dismissed as not maintainable, but considering the seriousness of the concerns of the court suo moto has expressed to which responses have been received from official of ECI and as well as senior counsel, the necessity was felt to issue the twin direction in the greater public interest and to serve the demands of justice। कि हम तो इस आपकी पिटीशन को पहले दिन ही खारिज कर देते, लेकिन हमने इस अपॉर्चुनिटी को इसलिए अवेल किया, आपके रिट को हमने इसलिए परमिट किया कि यहां हम इलेक्शन कमीशन को कहेंगे कि आप अपनी पूरी बात लिखिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में लिखेगा। तो इलेक्शन कमीशन को पूरा मौका दिया गया अपनी बात रखने का, और वो हमने इस बात को एंडोर्स किया इस जजमेंट में। और आपके आधार बेबुनियादी इलॉजिकल आपने जो पिटीशन करी उसका जवाब है, और हम इसको पहले भी रिजेक्ट कर सकते थे, लेकिन हम चाहते थे कि जनता सच्चाई जाने, इसीलिए इस केस को हमने आगे लिया और इसको हमने कंक्लूड किया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इट वाज क्लैरिफाइड दैट पिटिशनर सीकिंग टू चैलेंज अ डिसीजन मस्ट प्रिवेल न्यू ग्राउंड्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम द प्रीवियसली रेज्ड इन ऑर्डर टू एस्केप द बार ऑफ रेस जुडिकाटा। देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट या भारत में भी कानूनी व्यवस्था में होता है कि जब एक बार फाइनल जजमेंट आ जाता है तो आप उस मुद्दे पे दोबारा केस नहीं कर सकते जब तक आपके पास कोई नए एविडेंस नहीं हो। 8 बार ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो गई अलग अलग मुद्दों को लेके, और उस पर जजमेंट आ गया। आपके पास कोई नया मुद्दा था ही नहीं। ये तो आपका जो पिटीशन है ये तो वैसे ही इनफेक्चुअस था, इसका कोई लॉजिक ही नहीं था। आपने जो जुडिशियल सिस्टम का बेसिक्स है कि जब आप दोबारा केस लेके आ रहे हैं आपके पास कोई एविडेंस होना चाहिए था, आपके पास तो कुछ था ही नहीं। तो आपका केस तो शुरू से ही बेकार था। लेकिन जैसा हमने पहले कहा कि पब्लिक इंटरेस्ट में हमने इसको लिया, ताकि आज के बाद इस तरह का तमाशा बाकी एनजीओज या सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल ग्रुप्स ना करें। तो उम्मीद है दोस्तों इस महत्वपूर्ण मुद्दे में बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। मुझे नहीं पता कितने न्यूज चैनल्स या न्यूज़पेपर्स इसको डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन नागरिक होने के नाते आपको ये जानना जरूरी है। उम्मीद है आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। ये जजमेंट पूरा इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा, डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। इंटरेस्टिंग जजमेंट, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग जजमेंट्स मैं पढ़ के आपके सामने लेके आता हूं, ताकि हम हिंदुस्तान में एक जागरूक समाज बना सकें और इस तरह के जो मनगढ़ंत कहानियां हैं उन पे विराम लग सके। आप इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए,
फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।